नमस्ते, गुड इवनिंग एंड ऑल्सो गुड मॉर्निंग फॉर अमेरिका बेस्ड पीपल। आप लोगों को आज जो हम चरदशा में सीखेंगे वो सीखेंगे दारा कारक का रोल। दारा कारक वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, बिकॉज लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जो होता है वो दारा कारक कहलाता है चरदशा में। और दारा कारक की प्लेसमेंट को ही देख के ना, अगर हम देखें कुंडली में वो कहाँ बैठा है, किस घर में बैठा है, किस राशियों को कौन राशियां देख रही हैं, कौन से प्लेनेट दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें पता चलती हैं आपके स्पाउस के बारे में। स्पाउस एंड ऑल्सो योर मैरिज रिलेटेड थिंग। मैरिज कैसी चलेगी, मैरिटल डिस्ट्रेस क्या होगा। ऑब्वियसली दशा से तो हम देखेंगे कि कौन सी दशा में ज्यादा प्रॉब्लम है या कम है, ट्रांसिट भी लगाएंगे। लेकिन सिर्फ दारा कारक को देख के भी काफी चीजें पता चलती हैं। और जो दो लोग जब हम देखते हैं, मैचिंग होती है शादी की या हस्बैंड वाइफ का देखना है, तो उसमें दोनों के दारा कारक का आपस में म्यूचुअल क्या उनका प्लेसमेंट है, कौन सी राशियां दिख रही हैं, उससे भी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। तो हम लोग आज जो मैं कुंडलियां लाई हूँ वो लाई हूँ प्रिंसेस डायना की और प्रिंस चार्ल्स की। दोनों राजकुमार राजकुमारी, दोनों ने प्रेम विवाह किया। दोनों की विवाह 11 साल ही चला, दो पुत्र संतान हुए। और प्रिंसेस डायना की तो मृत्यु भी 36 ईयर्स की एज में हो गई। ये बड़ा यूनिक फीचर है, एक तो कि अल्पायु थी और मृत्यु हुई कार एक्सीडेंट में। दूसरी तरफ प्रिंस चार्ल्स की जो उनको जो राजा बने हैं, वो उनकी माता जी मतलब क्वीन एलिजाबेथ डाइड एट द एज ऑफ 96 ईयर्स। और जब तक वो रही वही क्वीन रही। तो किंग वो कब बने, जब वो 75 ईयर्स के हो गए। तो एक ऐसा राजकुमार जो बुढ़ापे में राजा बना, दिस इज ए बिग दिस थिंग कि ऐसा कुंडली में क्या है। तो राजयोग धनयोग तो हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में। बट आज जो हम करेंगे विवाह को संबंधित देखेंगे, समय बचेगा तो हम उनकी लाइफ के दूसरे इवेंट्स भी देख लेंगे, जैसे चिल्ड्रन देखेंगे। उनका डाइवोर्स हुआ था 4 साल बाद। दे सेपरेटेड आफ्टर 11 ईयर्स ऑफ मैरिज 91 में। मतलब उनका जो डाइवोर्स हुआ था 4 साल के बाद हुआ था। और उसके 1 साल बाद ही डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, क्वीन इसकी डायना की। तो पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमारे जो पैरामीटर्स हैं फॉर सीइंग लव रिलेशनशिप। ठीक है। तो पहली बात तो आप असेंडेंट की राशि नोट करेंगे और उसकी 7th हाउस में कौन सी राशि आ रही है। देखिए, जब राशि बोलते हैं तो इसका मतलब फायरी साइन है, वाटरी साइन है, अर्थी साइन है, एरी साइन है, किस टाइप का साइन है। और ऑब्वियसली उसमें बैठे हुए प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस भी आ जाएगा फिर, है ना। तो वो जरूरी है ये देखना, क्योंकि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो, पर्सनैलिटी जो है वो, लगन से काफी हद तक हमें उससे इंडिकेशन मिलते हैं उसके बारे में। और ऑब्वियसली 7th हाउस इज योर स्पाउस, है ना। तो 7th हाउस की राशि भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम दारा कारक को मार्क करेंगे कुंडली में। दारा कारक यानी कि द प्लैनेट विद द लोएस्ट डिक्रीज इन द हॉरोस्कोप D1 में। और उसके 7th हाउस में क्या है रोल, क्या क्या प्लैनेट बैठे हैं। तीसरा हम फिर उपपद बनाएंगे, उपपद को मार्क करेंगे और उससे 7th हाउस ले लेंगे। ठीक है। फिर जो 7th लॉर्ड का पद है वो कौन सी राशि में गया है, और उससे 7th हाउस को भी मार्क करेंगे। मतलब आप नोट कर सकते हैं। शुरू में तो आप मैन्युअली नहीं देख सकते, तो आप नोट कर सकते हैं कुंडली बना के, है ना। फिर दारा कारक नवांश में कहाँ गया, D9 में दारा कारक यानी कि लोअर डिग्री प्लैनेट जिस भी घर में गया है वो दारा कारक नवांश की पोजीशन हो गई। तो वो भी आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि दारा कारक नवांश को भी ध्यान में रख के टाइमिंग ऑफ मैरिज काफी काम आता है वहां पे, है ना। क्योंकि ट्रांसिट में सैटर्न जो होता है वो, शादी तभी होती है। देखिए, प्रेम संबंध हो सकता है, पहले हो गया, रिलेशनशिप चलेगी, बट फाइनली लीगल मैरिज कब होगी। जैसे कि हम पराशरी में पढ़ते हैं कि डबल ट्रांसिट ऑफ सैटर्न और जुपिटर एक्टिवेट करेगा। दशा तो होगी, दशा के साथ ट्रांसिट भी होगा, तब जाके शादी होगी। वैसे ही चर दशा में जब दारा कारक या दारा कारक नवांश को सैटर्न देखेगा, आस्पेक्ट करेगा, एक्टिवेट करेगा, तब टाइमिंग ऑफ मैरिज आएगा। ठीक है। इसके बाद राहु केतु एक्सिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेम विवाह आजकल तो, बिकॉज इट इज 21st सेंचुरी है, अभी ऑलमोस्ट 80% शादियां लव मैरिज होती हैं, लव कम अरेंज मैरिज। तो यहाँ पे राहु केतु का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि एक तो इंटरकास्ट मैरिज, है ना, धर्म से बाहर शादी, फिर विदेशी से शादी, और आजकल तो गे मैरिज और लेस्बियन मैरिजेस भी हैं। तो ये सब संबंध देखने के लिए भी राहु केतु एक्सिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। और विवाह में क्योंकि राहु को ब्याहु भी बोला गया है ना, जैसे शुक्र कारक है विवाह का, है ना, वैसे दारा कारक हमारा बनता है। शुक्र तो हमारा नैसर्गिक नेचुरल कारक हो जाएगा। लेकिन राहु केतु भी विवाह के लिए, राहु बिकॉज
आपको रिबेल करना सिखा रहा है फॉर योर ओन सेक्सुअल नीड्स एज वेल एज योर जो कहना चाहिए कि लाइकिंग है, डिजायर्स हैं। ठीक है। इसके बाद दारा कारक पे कौन कौन से दारा कारक किस घर में बैठा है, देखिए यहाँ पे मैंने राशि नहीं बोला, आई एम आस्किंग यू टू नोट डाउन कौन से घर में बैठा है दारा कारक। हो सकता है 6 8 12 में बैठा हो, छठे घर में, आठवें में, 12वें में, या हो सकता है वो दारा कारक तीसरे घर में बैठा हो, लगन में भी हो सकता है, सप्तम में भी हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोजीशन ऑफ दारा कारक। अच्छे घरों में बैठेगा, केंद्र त्रिकोण में बैठेगा, तो मैरिटल हैप्पीनेस की चांसेस बढ़ जाती है। 6 8 12 में चांसेस काफी कम हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि छह छठे घर में बैठ गया, आठवें में बैठ गया तो मैरिज ही कबाड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली दारा कारक को कौन सी राशियां देख रही हैं, कौन से ग्रह देख रहे हैं, शुभ ग्रह देख रहे हैं, है ना, कौन से एस्पेक्ट है, ये सब बड़े मैटर करते हैं। लेकिन स्टिल प्लेसमेंट ऑफ दारा कारक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर चाइल्ड बर्थ हो रहा है, देखिए हमारे ज्योतिष में ये भी माना जाता है कई बार जब बच्चा होने का समय आ जाता है जीवन में, यानी संतान प्राप्ति का समय, तब भी विवाह होता है। फिफ्थ हाउस की दशा शुरू हुई, क्योंकि भारत में, इंडियंस में ये पक्का है कि ठीक है आजकल लोग विदाउट मैरिज भी चाइल्ड बर्थ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी मेजोरिटी ऑफ मैरिजेस करी जाती हैं फॉर चाइल्ड बर्थ। और चाइल्ड हमेशा मैरिज के बाद, यानी लीगल मैरिज के बाद ही यू नो ऑप्ट किया जाता है चाइल्ड बर्थ। तो पुत्र कारक का रोल, यानी फिफ्थ फिफ्थ हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है कुंडली में, या नीचे से देखेंगे तो थर्ड लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है वो पुत्र कारक प्लैनेट कहलाता है। और वह ग्रह किस राशि से पंचम भाव में बढ़ रहा है, उस दशा में जनरली चाइल्ड बर्थ होता है ना। तो जब हम जेमिनी की हम दशाएं लगाएंगे, चर दशा लगाएंगे, तो कौन सी दशा से पंचम भाव में पुत्र कारक पड़ रहा है, जहां भी जिस दशा से पंचम में समझ लीजिए वहां पे चाइल्ड बर्थ के चांसेस हैं, तो उसी समय में शादी होने के भी चांसेस, विवाह होने के भी चांसेस बन जाते। तो ये सारे पॉइंट हमें देखने होंगे फॉर रिलेटेड टू मैरिज एंड ऑल्सो लव एंड रिलेशनशिप। ठीक है। तो ये हमारे, अब हम, मैं आपके सामने एक कुंडली रख रही हूँ, ये प्रिंसेस डायना की कुंडली है। और प्रिंसेस डायना जो कि 1981 का बर्थ है, 1 जुलाई 1981, रात को 8:27, सैंडिंगम इंग्लैंड में। इनकी मैरिज 20 साल की उम्र में हुई। अफेयर इनका फेब्रवरी में हुआ था, और जुलाई, आई थिंक इनकी शादी की डेट जो है वो बहुत जल्दी ही शादी हो गई थी, 2 3 महीने के समय के बाद। और फिर इनके दो बच्चे हुए, दो बेटे हुए। और कुछ समय बाद ही इनके झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए, विद इन 8 ईयर्स ऑफ मैरिज झगड़े बहुत बढ़ गए। और फाइनली 11 साल बाद दोनों सेपरेट हो गए, और उसके 4 साल बाद इनका डाइवोर्स हो गया। ठीक है। तो ये कुंडली अभी हम पर्सनल लाइफ में मैं आपको दिखाऊंगी, सो दैट हम उसको चार्ट्स को और ज्यादा कर सके। इसके साथ ही दूसरा इनके पति की कुंडली, प्रिंस चार्ल्स की भी हम देखेंगे। तो अभी इनकी कुंडली देखे आपको क्या लग रहा है, पहले आप मुझे बताओ, फिर हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। बोलिए। दारा कारक वक्री है दूसरे घर में, हम्म। और उसके ऊपर देखो शुभ। सुनो, रोहित, सबसे पहले कभी भी कोई भी कुंडली, कभी भी किसी भी चीज के लिए देखने, सबसे पहले लगन से शुरुआत कर रख लो। ऑलवेज फ्रॉम लगन, लग्नेश, एंड ऑल्सो मून, मून एंड मून साइन, है ना, मून, इवन हम्म, सन और सन साइन भी ले सकते हैं। लेकिन लगन और चंद्रमा तो छोड़ना ही नहीं है। तारा कारक पे पहुंचने से पहले पहले उस व्यक्ति का पर्सनैलिटी और उसका मन, व्यक्तित्व, एटीट्यूड, एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति जिसके लिए लिव इन कोई बुरी बात नहीं है, और दूसरा व्यक्ति जिसके लिए लिव इन तो क्या, वो तो ट्रेडिशनल मैरिज से पहले शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इट डज मैटर अ लॉट, है ना। इंडिया में तो बहुत ही जी मैटर करता है, गांव वगैरह में तो बिल्कुल जी जी जहाँ पे बिल्कुल अरेंज मैरिज होती है। ठीक है। ये एक फॉरेनर की कुंडली है, जो इंग्लैंड के हैं, राजा महाराजाओं की, राजकुमार राजकुमारी की। लेकिन स्टिल एटीट्यूड तो उनका भी होगा ना, हो सकता है कोई ट्रेडिशनल हो सकता है कोई बहुत कंजर्वेटिव हो, या हो सकता है कोई जी बहुत लिबरल हो। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे, चलो। जी। तो लगन धनु है, गुरु की राशि, तो थोड़ा कंजर्वेटिवनेस लग रहा है। उसके हम्म। ऊपर बुध आदित्य योग की दृष्टि है। हम्म। अ, तो सूर्य शायद फिर से थोड़ा सा कंजर्वेटिज्म देगा। हम्म। अ, और हम्म। बुध उसको थोड़ा सा शायद मिथुन से दृष्टि है, तो परहैप्स हम्म। क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा सा बचकाना बना सकता है।
आई नहीं, डोंट नो। ऐसा नहीं है। जनरली जितने भी धनु लगन वाले होंगे, बिकॉज जुपिटर की तो राशि है, ठीक है, लग्नेश नीच का है, डेबिलिटेटेड बकरी है, है। वक्री शनि हम्म। के साथ भी बैठा हुआ है, वो अलग चीज है। बट धनु राशि अपने आप में आइडियलिज्म को दिखाती है सबसे पहले, जी देन पोजीशन को दिखाती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा एक जी। रिस्पेक्ट चाहता है लाइफ में, उसको प्यार मिले ना मिले, वो इज्जत और रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकता हो। ठीक है। तो धनु राशि हम्म। बोल्डनेस की राशि, आइडियलिज्म की राशि, फायरी साइन, गुस्से वाला। ऐसे लोग चुप नहीं बैठते हैं, दे जरा सी होगी दे विल ओपन अप एकदम से, बिल्कुल। सो ऑल राशि संबंधित जो सिग्निफिकेशन है ना, वो आप हमेशा पहले वहाँ पकड़ पे लीजिए आई है। पहले। हाँ, और फिर अब इसको लगन को कौन से देख रहे हैं ग्रह, बताइए, उसमें बताइए। स- स- सूर्य और बुध देख रहा है बकरी। जो कि सूर्य क्या है इसमें, चर कारक बोलो। ठीक है। व्यक्ति ने शादी नहीं की है, लेकिन उसके दिमाग में जो एक प्लानिंग है लाइफ की, वो क्या है, एक तो करियर अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्टेबल पोजीशन, समथिंग इम्पोर्टेंट। अमात्य कारक का मतलब ही ये है कि इंसान मिनिस्टर, अमात्य किसे कहते थे संस्कृत में, अमात्य मिनिस्टर को कहते थे, राजा का जो जी। एडवाइजर होता था। तो वो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, और वो विजडम से भी संबंधित है, वो नॉलेज से संबंधित है, एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो जब ये दो ग्रह देख रहे हैं और कोई कुछ नहीं देख रहा धनु राशि को, है ना, डुअल साइन एक दूसरे को देखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ ये दोनों देख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ का जो बेसिक इनहेरेंट स्ट्रैटेजी होगी, है ना, सिर्फ लगन से अभी हम देख रहे हैं, वो क्या बता रही है कि इंसान को एक तो फैमिली, शादी करनी है, चिल्ड्रन, क्योंकि पीके दिख रहा है, और दूसरे साथ में उसको एक पोजीशन चाहिए लाइफ में। ऐसा नहीं है कि वो एक हाउसवाइफ बन के रह जाएगी, उसको हम्म। प्रॉपर पोजीशन चाहिए, चाहे वो क्वीन की बने, चाहे वो मिनिस्टर की बने। तो एक रिस्पेक्ट चाहिए, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। देखिए धनु राशि वाले कभी भी कितने भी होमली हो जाए, दे ऑलवेज वांट कि उनको एक पोजीशन चाहिए, चाहे फैमिली में भी चाहिए, है ना। तो ये हो गया। अब इनके लग्नेश से बताओ। लग्नेश गुरु वक्री है, नीच का है। और वक्री शनि के साथ बैठा है। हम्म। उसके ऊपर राशि दृष्टि से शुक्र देख रहा है, हम्म। लेकिन एंड मंगल और भी ये दिख रहा है। मंगल और राहु भी देख रहा है। शुक्र इनका अम, ठीक। तो अब ये बात सोचो कि जब जुपिटर जो लग्नेश है वो बात वक्री है, नीच का है, एक अनदर मेलेफिक वक्री प्लैनेट के साथ है, जो कि दृष्ट है मंगल से, एक नेचुरल मैलेफिक। एंड ऑल्सो यहाँ पे जी। ये दिखा रहा है आपके भाई को कोई ना कोई ऐसा कष्ट होगा जो आपकी लाइफ का एक, कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो दुखपूर्ण है। इनके ब्रदर की, इनके एल्डर ब्रदर की डेथ इनके होने से पहले ही हो गई थी, है ना, ओ, इन्फेंट है उसमें। तो ये भ्रातृकारक का जो इसका एक ऐसा इवेंट है जो फैक्ट है, फैक्ट ऑफ लाइफ, विच इज सैड फैक्ट ऑफ लाइफ, ये यहाँ क्लियरली दिख रहा है। ठीक उनका है। बड़ा भाई था। हाँ, इनका एक बड़ा भाई था जिसकी डेथ हो गई थी जब ये पैदा हुई थी, उससे पहले ही हो गई थी, है ना। अच्छा तो ओके, तो मतलब वो बिकॉज वो प्रेगनेंसी थी। ज्ञाति। अच्छा। बिल्कुल। और 11th लॉर्ड भी छठे में, और गुरु तो कारक भी है। वीनस का ज्ञाति कारक का रोल प्ले कर रहा है। तो ये चीजें एक सैड इवेंट भी दिखा रही हैं। अनदर थिंग, क्योंकि लग्नेश वक्री है, नीच का है, जो कि तो एक तरह से ये इनकी स्ट्रगल दिखा रहा है, इनकी अपनी लाइफ की, अपने इंडिपेंडेंट लाइफ जो अपनी है, वो नीच का होने से कोई भी ग्रह क्या करता है, वो कभी भी उठने नहीं देगा बहुत ज्यादा। तो ये लाइफ लॉन्ग जो भी इनकी 36 साल 2 महीने उम्र रही, तो उसमें ये स्ट्रगल ही करती रही, चाहे एज राजकुमारी रही होगी, छोटी रही होगी, तब भी बाद में इन्होंने काफी फाइट करा, मतलब अपने आप को क्वीन के साथ, एलिजाबेथ के साथ, अपनी मदर इन लॉ के साथ, फंक्शन, एनजीओ, चैरिटी, ये सब करा उन्होंने। लेकिन वो स्टिल शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि वक्री प्लेनेट कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन तो लेने ही नहीं देंगे। यहाँ वक्री बुध भी देख रहा है ना, वो वक्र वक्री बुद्धि है। है, वो पीके। तो वो तीन तीन वक्री प्लेनेट है कुंडली में। जब भी देखो, राहु केतु तो वक्री है ही, सात नौ में से दो तो वक्री होते ही हमेशा, साथ में तीन और वक्री हो गए, टोटल 5 प्लैनेट्स आर रेट्रोग्रेड इन दिस हॉरोस्कोप इन D1। तो D1 से ही हमें समझ में आ रहा है कि ऐसे व्यक्ति की जो लाइफ है वो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल तो कहेंगे, एक वर्ड स्ट्रगल भी है, लेकिन साथ में इसको कहेंगे बेचैनी भरी हुई, नेवर सेटिस्फाइड, नेवर सेटिस्फाइड। कितना भी कुछ भी कर लोगे, वो उसको आनंद आएगा ही नहीं उतना जितना वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को मिलेगा। आपको उसकी पसंद का भी गिफ्ट दे दो ना, या उसकी पसंद की भी चीज कर दोगे, तब भी वो उसमें एंजॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वक्री प्लेनेट उसे एंजॉय करने ही नहीं देंगे। ऐसे लोगों को तो बहुत मेडिटेशन
बहुत दान, बहुत ज्यादा डेली डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी टू बी हैप्पी। 3 3 बकरी प्लेनेट कभी खुश नहीं रहने देते। ठीक है, पहले तो ये बात हो गई। अब आगे चलो, मून पे चलो। अब मून से बताओ मुझे। चंद्रमा केतु के साथ है, शनि की राशि में है, कुंभ में। हम्म। और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि है। हम्म। और तो उसके ऊपर कोई दृष्टि नहीं है, राशि दृष्टि भी नहीं है। हम्म। तो कुंभ की राशि में है तो शायद उसे कंजर्वेटिव, नहीं कंजर्वेटिव तो नहीं बनाएगा मैंने उस क्योंकि दिन कुंभ आईटी की कुंभ राशि बताई कंजर्वेटिव थी नहीं है। तुम्हें, मून। हाँ 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 वही। बस और देखते ही उस कुंभ राशि याद आ रहा चाहिए आईटी। तो शी आईटी। शी वाज वेरी मच मॉडर्न एंड ऑब्वियसली हम्म उनकी जो सोच थी वो मॉडर्न थी। शी, देखिए, जो चैरिटी तो राजा महाराजा करते ही हैं और करते ही रहे होंगे, कोई एलिजाबेथ भी करती होंगी, लेकिन द वे शी हैज यूज्ड हर पोजीशन, फॉर इंग्लैंड में उस समय जो भी कैंसर पेशेंट, एचआईवी पेशेंट्स, ऐसे लोग जिनको उस तरीके से नहीं देखा गया, वो इन्होंने हम्म। इनोवेटिव अप्रोच ये लेके आई। और ऑब्वियसली प्रैक्टिकल तो है ही। मतलब ये कुंभ राशि फिक्स साइन भी है। वंस उन्होंने जो डिसाइड करती होंगी, फिर उनको कोई भी कुछ भी कह ले, पति कह ले, सास कह ले, करना ही करना है, चाहे उसके लिए घर छोड़ना पड़ जाए, वंस डिसाइडेड। अगर ये हम संन्यास पराशरी। योग भी है ना? हम्म। ये संन्यास योग भी है ना? मंगल चंद्रमा कुंभ, शनि की राशि में उसको अगर मंगल हम देख रहा पराशरी से है। देखेंगे तो ये संन्यास योग भी बन जी। जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि शनि की राशि में चंद्रमा, राहु के तो पे मंगल दिख रहा है। तो ऑब्वियसली अंदर से एक डिटैचमेंट तो रहेगा, लेकिन ठीक है। अब लाइफ तो एज ए प्रिंसेस भी उन्हें जीनी थी, और फिर 20 साल में शायद विवाह भी कर लिया। अब यहाँ चंद्र मंगल योग, धन योग भी बनता है, और मंगल राहु दो दो मेलेफिक, है ना, दो दो मेलेफिक जो कि 9th हाउस से देख रहे हैं। धर्म भी है, नवम भाव, है ना। अनऑर्थोडॉक्सी दे दी ना शायद उसने, हाँ, 9th हाउस के मंगल अनऑर्थोडॉक्स हो राहु गया ने। यहाँ पे, राहु का होना बैठना, मंगल का यहाँ हम्म। बैठना थोड़ा सा वो हो वो गया। इस जन्म के पुण्य का भी वो भाव है शायद, तो वो जन्म, ऑर्थोडॉक्सी इस की, जन्म का ऑर्थोडॉक्स नहीं थी वो ज्यादा। हाँ, मतलब शी वाज, मतलब ऑब्वियसली शी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल, मतलब जेंटल सोल कहेंगे, क्योंकि कुछ तो भोगना ही था उन्हें, जन्म का कर्म, तब पिछले जन्मों का भी नेगेटिव कर्मा, बिकॉज यहाँ फिफ्थ लॉर्ड है मंगल। फिफ्थ जी लॉर्ड 9th में बैठ के चंद्रमा को देख रहा है। जो भी मानसिक, मेंटली जो हर्ट जितना उन्होंने फील करा होगा, वो सब उनका पिछले जन्म का नेगेटिव कर्मा का रोल था। और नीच का जी बृहस्पति होने से पर्सनैलिटी भी एक, जैसे कहते हैं, शी वाज सो ब्यूटीफुल, है ना, जी उनकी फोटो देखो, शी वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन स्टिल वो ब्यूटी के होने के बावजूद उतने लेवल पे ओपन अप नहीं हो पाई जितना हो सकती थी, अगर ये जुपिटर नीच का ना होता तो, है ना, लग्नेश भी नीच का है। तो खैर, अभी ये तो हमारा मोटा मोटा एक स्कैनिंग हो गई, है ना। नाउ ब्यूटी, व्हाई शी वाज सो ब्यूटीफुल, ये बताओ मुझे। आ, वैसे सुंदरता तो मतलब चेहरे से अगर देखेंगे तो सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड से देखेंगे ना। देखो, वो मत बोलना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, क्योंकि नहीं। वो परसेप्शन अलग है। हम फिजिकल ब्यूटी की बात करें, जो जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल वो हाँ हाँ अलग हाँ, बात वो तो है, है वो ना। तो क्या। जी सेकंड हाउस इज योर फेस, है ना। जी So second lord is in second house along with another benefic. Though it is retrograde, दोनों retrograde है, तो थोड़ा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही। दूसरे कारक जो होता है ना, शुक्र, देखियो ये एक स्नैपशॉट प्रिंसिपल है। अगर टॉरस राशि में एक बेनिफिक बैठा है, और वो वेल, मतलब उस पर कोई एस्पेक्ट नेगेटिव नहीं है एटलीस्ट, तो वो एक ब्यूटीफुल फेस तो आपको देगा। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यहाँ इसलिए हो गया क्योंकि वीनस ही है वो, और वीनस ही टॉरस का स्वामी होके बैठा हुआ है। जुपिटर देख रहा है, क्योंकि जुपिटर देख रहा है, अगर पराशरी दृष्टि से देखे तो वो ठीक है, एक बेनिफिक है। नीच का है तो उसमें जुपिटर में उतनी उतनी स्ट्रेंथ नहीं कहेंगे जितना और अच्छा दे सकता था। मिस यूनिवर्स भी जीत सकती थी वो, लेकिन वो सब उन्हें करने ही नहीं देगा वो, नीच का बृहस्पति। टॉरस इसलिए क्योंकि वो कालपुरुष की दूसरी सेकंड हाँ, साइन है। कालपुरुष की दूसरी राशि है, और हमेशा टॉरस में, ये तो हमने बहुत देखा है, मैंने ऐसे कुछ लोग बहुत देखे हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि वीनस हम्म उनकी कुंडली में टॉरस राशि में ही बैठा है, या टॉरस राशि में एक जुपिटर बैठा है, या कोई शुभ हम्म। प्लेनेट बैठा है, और कोई अफ्लिक्शन नहीं है एटलीस्ट टॉरस राशि को, है ना। तो ये वीनस ब्यूटीफुल फेस तो देगा देगा। ये और नवांश में हम कंफर्म कर सकते हैं ना भाजी? हम्म। सेकंड हाउस नवांश में हम ये कंफर्म कर सकते हैं ना, सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड पे, या नहीं? हाँ, देख रहा है यहाँ, सेकंड सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस को देख रहा है, मंगल भी बैठ गया है वहाँ।
तो विदेश तो खैर सभी लोग थोड़ा बहुत वो हो गए, लेकिन इनिशियली शी वॉज वेरी मच ब्यूटीफुल। हम्म दो आफ्टर आफ्टर आई डोंट नो पहले से उनके अफेयर थे, शादी के बाद ही, मतलब आफ्टर झगड़े हुए होंगे तो हुए होंगे, बट 3 अफेयर तो उनके थे, है ना। एक एक बहुत रिच, एक तो पहले इमरान खान के साथ अफेयर था जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रहे और जो क्रिकेट के कैप्टन भी रहे, और एक रिच बिजनेसमैन के साथ भी था, और एक कोई हॉर्स राइडर हम्म। था समथिंग। तो ये तो 3 अफेयर रिकॉर्डेड अफेयर्स हैं, है ना। तो ये आप मैरिज के अतिरिक्त, और इनकी प्रिंस चार्ल्स से भी जब शादी हुई तो वो भी तब 20 साल की उम्र में, छोटे से अफेयर, 2-4 महीने के अफेयर के बाद फाइनली शादी भी हो गई। तो यहाँ पे ये भी देखना है आपको कि एक अर्ली मैरिज का भी कॉम्बिनेशन है। कैसे देखोगे? सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में वक्री। हाँ, शुक्र अच्छा है, बुध, अगर मतलब बुध छठे जब में भी है। 7th लॉर्ड होगा ना, अर्ली मैरिज देता है। अगर यहाँ वक्री नहीं होता बुध और सूर्य ना बैठा होता सन, तो ये मैरिज 16 साल में भी हो सकती थी। अच्छा। 14 से 16 साल की उम्र में शादी दे देता है बुध, अगर ठीक। अफ्लिक्शन ना हो किसी भी तरह का। यहाँ पे शादी हुई है 20 साल में, और वक्री बुध है, सूर्य के साथ बैठ गया सेपरेटिव प्लैनेट। और सूर्य जनरली शादी, शनि देखो सबसे देर से शादी देता है, 32, 33, 35, अगर शनि की राशि होती और कुछ और फ्लिक्शन ना हो। लेकिन अगर सूर्य है तो सूर्य उससे सेकंड डिले जो कराता है आफ्टर सैटर्न, वो होता है सन। तो वो 30s में शादी देता है, 29, 30 में, है ना। अब यहाँ पे 29, 30 का हो गया, लेकिन यहाँ पे तो बुध है 7th लॉर्ड, सन नहीं है, यहाँ लियो राशि नहीं है, तो इसलिए डिफरेंस हो गया। यहाँ और कोई शुभ ग्रह तो देख नहीं रहा 7th हाउस में, नहीं। तो ठीक है। लेकिन इनके इनके पति की उम्र इनसे जरा ज्यादा थी ना, शायद 10 साल या देखो, बीस इनका साल 81 का बर्थ है और इनके हस्बैंड का है 48 का बर्थ। हाँ, तो वो तो बहुत बड़े मतलब। बहुत ज्यादा डिफरेंस, है ना। तो कोई बात नहीं, वो हम्म। हम बाद में देख लेंगे, अभी आप ये देखो। जी। तो अब D1 हो गया हमारा, और D9 देखो, और फिर मेरे को इनका आगे कारकों से बताना है तुम्हें। ठीक है। D9 देखो, D9 दिख रहा है। D9 में मतलब लगन से शुरुआत करनी है। हम्म। तो लगन ऑलमोस्ट में वही है। राहु है। हम्म। लगन में राहु है वृषभ राशि का। और उसके ऊपर चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि है। तो वो दिखने में तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र भी देख रहे हैं, राहु भी राहु केतु ना, सुनो अनअफ्लिक्टेड जरा, है। राहु केतु, राहु सर बताते हैं, अगर अगर अनअफ्लिक्टेड हो और शुभ राशियों में हो तो एक्सेप्शनल ब्यूटी देते हैं, और पर्सनैलिटी में करिश्मा देते हैं राहु केतु। हम्म। ऐसा नहीं राहु केतु हमेशा बुरा ही बुरा है, राहु केतु पे अनलेस कोई मेलेफिक्स हो और बाकी सारा फ्लिक्शन हो तो वो फिर तंग भी करेंगे और ऑब्वियसली अगलीनेस भी दे देंगे। लेकिन यहाँ पे राहु ये टॉरस साइन का है, कई लोग तो इसे एग्जॉल्टेड राहु बोलते हैं, है ना, जी टॉरस जी, में। वृषभ का। और यहाँ पे इसे मून एंड वीनस भी देख रहे हैं, है ना। टिल शी डाइड एट द एज ऑफ 36, शी वॉज वेरी मच ब्यूटीफुल, वेल, मतलब गुड पर्सनैलिटी आई थिंक। उनको शायद ऑफर वगैरह भी हुए थे, पता नहीं उन्होंने करे थे शो की नहीं करे थे, या एडवर्टाइजिंग एंड ऑल, बट ऑब्वियसली वो पर्सनैलिटी थी, है ना, जब तक वो थी अलाइव, बट ही वॉज गुड। 91 में सेपरेट, 92 में सेपरेट हुए थे, 95 में इनका डाइवोर्स हुआ था, और 96 में, सॉरी 96 में डाइवोर्स हुआ, 4 साल के डाइवोर्स के बाद, और फिर 97 में इनकी डेथ हो गई थी। तो डेथ हुई है, इनकी डेथ की डेट आप नोट कर लो, 31 अगस्त 97 में डेथ हुई है। तो हम वहां हम्म। जाएंगे। अब दारा कारक पे आ जाओ तुम, बाकी सारे कारक देख के, D1 D9। हाँ, मतलब शुक्र देख रहा है ना, और वक्री नीच का है, लेकिन गुरु के साथ है। हम्म। दारा कारक, पहली बात तो खैर यहाँ पे तो ठीक है, सूर्य एक सेपरेटिव प्लैनेट है, 7th में बैठा हुआ है। तो जी। सूर्य तो हमेशा माना गया विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा नहीं है, एक तो ईगो देता है। यहाँ पे जो विवाह इनका ठीक है, कंपेटिबिलिटी इश्यूज थे, वो तो खैर वैसे भी धनु और मिथुन राशियां जब आएंगी ना, जैसे कर्क और मकर होती है ना, ये दोनों अपोजिट होते हैं, है ना, वैसे धनु और मिथुन भी एक दूसरे से अपोजिट होते हैं बिल्कुल। दोनों शुभ हम्म साइन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जुपिटर अपनी ज्ञान और ईगो दिखाता है, और बुध की चंचलता और नॉलेज होती है, मतलब बुद्धि, शार्पनेस, इंटेलेक्ट। तो यहाँ पे ये बुध और बृहस्पति हमेशा जब भी, इनको एनिमिकल ही माना गया, वैसे तो कई बार लोग उसको लेते हैं, लेकिन जुपिटर मरकरी, मरकरी जुपिटर की दशाएं बड़े खराब रिजल्ट भी देती हैं। और यहाँ पे ये लगन से ही समझ में आ रहा है कि विवाह जो होगा
दो ही विल बी वेरी यंगर लुकिंग होगा, गुड लुकिंग होगा, हस्बैंड जो भी होगा अच्छी पोजीशन का होगा, रॉयल फैमिली का होगा, ये सब सेवन्थ हाउस दिखा रहा है। लेकिन इन लोगों की आपस में नहीं बनेगी, ये भी ये जो 1 7 एक्सिस पे साइंस आ गए ना, ये दिखा रहे हैं। तो जुपिटर और मरकरी की म्यूचुअल प्लेसमेंट भी देखो, लग्नेश की और सेवंथ लॉर्ड की, 6 एक्सिस, षडाष्टक। षडाष्ट। हम्म। और ऊपर से फिर जुपिटर वक्री भी है, तो वियर्ड बिहेवियर देखिए। मूडी प्लेनेट कहते हैं हम, जो जो रेट्रोग्रेड प्लेनेट होता है वो मूडी है, और यहाँ तो वो नीच का भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा कई बार विम्सिकल टाइप से हो जाती होंगी ये, क्योंकि यहाँ मून भी केतु के साथ बैठ गया है, मंगल से दृष्टि। तो डेफिनेटली ये ऐसा कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि भाई ये तो, मतलब मैं कब पहले सोचती थी कि प्रिंस चार्ल्स है बिकॉज ऑफ द किंग है, क्वीन के उसमें ये सब, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा आदमी का ही फॉल्ट हो। इस कुंडली में इनकी जो हम म्यूचुअल देखेंगे तो आप ये देखोगे कि ये बिहेवियर इनका ज्यादा वियर्ड रहा होगा, और उनका जो प्रिंस है वो ज्यादा रोमांटिक, ज्यादा इमोशनल, ज्यादा सेंसिटिव एज कंपेयर टू हर। ठीक है। जी। अभी उम्र हाँ, यहाँ पे देखो समझ में आ रही है, पति कितना बड़ा होगा उम्र में। शनि दिखा रहा क्योंकि है, दारा का। शनि क्या अच्छा। दिखा रहा है, उम्र में बहुत ज्यादा बड़े होंगे, वो वक्री है। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल एज गैप। अच्छा, वो वक्री है इसलिए बहुत ज्यादा, या हाँ शनि है वक्री, इसलिए ज्यादा? देखो जब भी कोई ग्रह वक्री हो गया तो वो करेला और नीम चढ़ा हो गया अगर मेलेफिक है तो, हाँ, ओके। है ना। हम्म। बृहस्पति है अगर वक्री या कोई बेनिफिक वक्री है, तो वो अपने शुभता को खोएगा तो सही, लेकिन वो कभी कभी अच्छा भी दे देगा, क्योंकि मूडी प्लैनेट की तरह वो होता है। लेकिन यहाँ तो नीच का भी है साथ में। तो हम्म। देखो इन्होंने सोचा नहीं उस समय, शादी तो कर ली, है ना, अफेयर हुआ, 2 3 महीने में हाँ हुई, और शादी भी हो गई। तो ये थोड़ा सा इशू तो है। अब यहाँ पे बिहेवियर भी दिख रहा है कई बार बहुत ज्यादा, चंद्रमा पे भी क्योंकि अफ्लिक्शन है, और दारा कारक तो एक्सेप्शनली एबनॉर्मल एज गैप दिखा ही रहा है यहाँ पे, हम्म। है ना। अब यहाँ पे टॉरस जो नवांश में देख रहे हैं हम, लग्नन आ रहा है टॉरस, सप्तम में आ रही है वृश्चिक राशि। इनके जी। स्वामी कैसे बैठे हैं, ये भी 6 8 बैठे हुए हैं। षडाष्टक। जबकि ठीक है, मंगल सप्तमेश होके देख रहा है इसको, अष्टम दृष्टि से शुक्र को। तो एक प्रिंसिपल मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में बताया था, या पता नहीं उससे लास्ट क्लास में, कि मंगल और शुक्र, ये शायद भृगु प्रिंसिपल है, मंगल और शुक्र के बीच में कोई ग्रह ना हो, और अगर वो कंबस्ट नहीं है, ज्यादा पास भी नहीं है, टू मच, 8 डिग्री का डिफरेंस, तो फिर वो एक हैप्पी मैरिज हो जाती है, पैशन बना रहता है। बट यहाँ पे D1 में भी हम मरकरी मरकरी रेट्रोग्रेड एंड सन बीच में आ गया सेपरेटिव, और D9 में भी हम देख रहे हैं 6 8 एक्सिस पे तो है ही, साथ में इनके बीच हम्म। में भी राहु केतु आ गए, और इधर से और मून और मून मरकरी और भी आ गए। मरकरी आ गए। तो ये दोनों D1 D9 में, तो ये कुंडलियां शादी से पहले ही कोई भी बोल सकता था अगर अच्छा ज्योतिषी हो, कि भैया इनकी शादी तो टिकने वाली तो है नहीं। और मतलब, अब लेकिन यही बात है ना, जो लव जब होता है तो वो लव पे प्यार तो अंधा होता है, उस समय तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। वो तो, मुझे अभी एक रिसेंटली एक 15 साल पहले जिन्होंने मेरे से प्रिडिक्शन लिया था फॉर ऐसी लव मैरिज का ही केस था, कि नहीं मुझे तो शादी उन्हीं से करनी है। लड़की थी बहुत एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल, बहुत इंटेलिजेंट, MBA, बहुत अच्छे फैमिली सब। और मैंने बोला कि ये पति जो है कुंडली से, मैंने बोला ये एक दिन तुम्हें सुनाएगा ऐसा कि तुम रोगी, फिर तुम मुझे बोलोगी। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे करनी तो नहीं थी भाई शादी, में तो प्यार ही करती हूँ, चाहे कुछ भी हो मुझे करनी है, आप मुझे बस उपाय बताओ। और 3 दिन पहले या पता नहीं कुछ दिन पहले मेरे को फोन आया, एंड शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग, कि मेरे को इतना ह्यूमिलेट किया है मेरे इन लॉज के सामने कि मैं हैरान हूं। मैंने कहा मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, 15 साल हो गए, अब 2 बच्चे हो गए, अब छोड़ो, अब तुम्हें तुम रहना तो उसी के साथ है, और डाइवोर्स है भी नहीं। तो ठीक है, डिफिकल्ट टाइम है, डिफिकल्ट दशा चल रही है, तो डोंट वरी। तो अब इनकी कुंडली में उस समय अगर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को इन्होंने कभी दिखाया होगा और इन्हें बोला भी होगा, तो उस समय तो वो ये होता है ना, लव इज ब्लाइंड, तो समझ ही नहीं आया होगा। और ऑब्वियसली विद इन फ्यू ईयर्स ऑफ देयर मैरिज इनके झगड़े शुरू हो गए, भयंकर झगड़े थे, दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। आई थिंक बिफोर सेपरेशन या फिर आफ्टर सेपरेशन, ये तो एग्जैक्ट डेट हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ 3 अफेयर तो रिकॉर्डेड इनके भी थे, और शी डाइड ऑल्सो अर्ली। तो ये एक इनकी कुंडली का मोटा मोटा एनालिसिस। अब यहाँ पे ओके। दारा कारक का देखो, कि ये सामुदायिक अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट पे बैठा है शनि। 23। 23। Now this also clears the picture
whenever any planet is sitting in a house where पॉइंट्स हमारे 27 से कम है, चलो 26 होते, 25 होते, यहाँ तो बिल्कुल 23 पे आ गए। किसी किसी कुंडली मैंने 18 19 पे भी देखे हैं, बहुत कम पॉइंट्स है, और वहां पे फिर तारा कारक आ गया। तो अब ये साफ साफ दिखा रहा है कि पूरे दिन में, इनिशियली शादी हुई होगी जब हनीमून फेज होगा, तब भी इनके पूरे दिन भर में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते होंगे जो बहुत ज्यादा पिंच कर जाते होंगे कभी कभी। और ये ऑब्वियसली इनका तो बिहेवियर भी दिख ही रहा है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का और मून का रोल, कि शी वॉज नॉट हैप्पी सिंस द डे वन, ये कह सकते हैं। हाँ, कुछ तो टाइम अच्छे मोमेंट्स आते हैं सभी की लाइफ में, जब अच्छी दशाएं होती हैं, अच्छे कंपैटिबल डेज होते हैं, और ऑब्वियसली इनिशियली तो अट्रैक्शन बहुत होता है, फिजिकल अट्रैक्शन, तो वो सब रहा होगा। लेकिन फिर आफ्टर चिल्ड्रन बर्थ धीरे धीरे चेंज हो गया। अब हम, अच्छा, इसमें जी एक हम और कुंडली में एक और बात देखनी है, कि ये बहुत छोटी थी, मतलब जब ये 78 81 में तो शादी हुई, यानी 17 साल की जी। उम्र में ये शिफ्ट हो गई थी लंदन, और वहां पे इन्होंने बहुत लो पेइंग जॉब्स करी हैं, विद एंड हम्म। शी लिव्ड विद 3 इयर्स विद फ्लैट में, शेयर करती थी रूम। तो ये चीज भी इनके इसमें से, करियर को अगर हम सिंपल देख रहे हैं अगर, तो भी देख के बताओ। 78 में इनकी दशा लग गई राहु में, मंगल से पहले वाली थी। राहु राहु में मून सूर्य। में, राहु में मून में इन्होंने ओके। लो पेइंग जॉब्स करी। अब इसको समझो कि देखो, एज ए प्रिंसेस या एक अच्छी रॉयल फैमिली थी, क्या इनको जरूरत थी करने की? जरूरत तो नहीं, नहीं। लेकिन करी ना, जिद करके गई होंगी लड़के या टीनेज में, जैसे होता है टीनेज टेंट्रम, ये नहीं मुझे अपनी पॉकेट मनी में खुद कमा लूंगी, है ना, और चले गए और रूम शेयर कर रही हैं और बिल्कुल एक लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये जब भी कुंडली में जीवन में, ये तो मैं अभी राहु मून की दशा बता रही हूँ, चार दशा में भी हम देखेंगे, राहु केतु का रोल जब आता है तो इंसान रिबेलियस तो हो ही जाता है, उससे एसोसिएटेड प्लैनेट की दशा में। अब यहाँ मून जो है वो केतु के फल दे रहा है, और केतु डिप्रेशन भी देता है ना, थोड़ा सा हम्म। इंट्रोवर्ट बनाता है। और ये आपको इस तरह के काम करवाएगा जो एक मतलब एक जो समाज में इज्जतदार नहीं कह सकते, या ये कह सकते हैं जो बहुत लोअर लेवल है, क्योंकि राहु केतु है तो छाया ग्रही, और आउटकास्ट को दिखाता है ना। अगर कोई शुभ प्रभाव होता इस केतु पर, तो यहाँ पे ये रिसर्च करा सकता था, इनसे पढ़ाई अच्छी करा लेता। लेकिन 17 साल में ये छोड़ के लो पेइंग जॉब्स करने लग गई, है ना, और रूममेट्स के साथ रूम शेयर कर रही है, फ्लैट में, फ्लैट्स के फ्लैटमेट्स के साथ शेयर कर रही है, अलग अपना मतलब इंडिपेंडेंट हाउस या विला में नहीं रह रही, महल में नहीं रह रही। शी मूव्ड आउट ऑफ हर, जो भी फैमिली के साथ जहाँ रहती थी उनसे दूर भी चली गई। पिता से दूरी, माँ से दूरी, बिकॉज चंद्रमा यहाँ माँ का कारक जो है वो भी केतु के साथ है, और मंगल और राहु तो बैठे 9th हाउस में। नाइन्थ हाउस में। ठीक है, तो यहाँ भी ये थोड़ा सा ये सब क्लैरिटी से आ जाता है। तो हम्म। अब हम इनके पति की कुंडली देख लेते हैं। नाउ दिस इज द प्रिंस चार्ल्स हॉरोस्कोप, और ही बिकेम किंग वेरी लेट, बुढ़ापे का राजा जिसे कहेंगे। और यहाँ पे अब इनका एनालिसिस लगन से शुरू करो, और फिर हम अपन पैराशलाइट में जाएंगे। सेकंड सेशन अब 2 मिनट बाद होगा, उसमें हम डायरेक्ट पैराशलाइट में डिटेलिंग करेंगे। चलो बताओ। जी। कर्क राशि है लगन में, इमोशनल राशि है, जल तत्व की हम्म। चर राशि है। तो थोड़ा इमोशनल स्वभाव है इनका। हम्म। और इनका चंद्रमा मतलब लग्नेश भी मीन जल राशि तत्व में। राशि में। हाँ। जी, मीन राशि में बैठा है तो हम्म। और वो ज्यादा हो गया कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए फिर। ज्यादा हो गए, अ, टू मच इमोशनल इंसान। हाँ, हम्म। लहरी बन वीनस गए भी वो देख बहुत। रहा है इस मून को। और शुक्र भी देख रहा है जो खुद एक जल तत्व का ग्रह, लेकिन वाटर साइन का नीच का है। कितना प्रभाव होगा, कितने जी। इमोशनल, कितने सेंसिटिव, एंड ऑल्सो ऐसा पर्सन बहुत ज्यादा सबमिसिव भी हो जाता है, बिकॉज वो अपने इमोशंस के कारण दूसरे को डोरमेट भी बन जाएगा आपके। मनमानी करने देता है। हाँ, मनमानी करने देता। और रोमांस के लिए तो कुछ भी करेगा वो, नीच का शुक्र है यहाँ पे ये। अगर हम जी। पराशरी से देखेंगे तो नीच का शुक्र है। अच्छी बात यह है कि जुपिटर गज केसरी योग भी बना रहा है यहाँ पे मून के साथ, और मून जो है वो केंद्र में भी है।
आगे पीछे कोई हाँ। प्लेनेट नहीं है। वो ग्रह भी नहीं एक है। प्रॉब्लम है ना, मून को सपोर्ट चाहिए यहाँ पे। तो ये एक मोटा मोटा डीमन का एनालिसिस, जहाँ पे नीच का सूर्य चतुर्थ भाव में है, जो जो सिंहासन का घर होता है वो होता है चौथा घर। तो यहाँ नीच का सूर्य बैठ गया, सेकंड लॉर्ड। तो ये दिखा रहा है कि भैया सिंहासन तो बहुत देर से मिलने वाला। राहु के तो एक्सिस भी आ गई यहाँ पे, मरकरी ट्वेल्थ लॉर्ड भी आ गया यहाँ पे, थर्ड ट्वेल्थ जी। लॉर्ड, और सूर्य नीच का हो गया। तो ये मदर ही रही जिंदा जब तक, तब तक तो वो एक प्रिंस ही बन के रहे ना, राजकुमार। और राजकुमार की पावर्स कितनी होती है, ज्यादा तो नहीं है। तो ये है।